नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आतंकी हफीज सईद को 10 साल की सजा सुनाई गई है। पाक एंटी टेरर कोर्ट ने हफीज सईद समेत 4 आतंकियों को 10 साल की सजा सुनाई है। जफर इकबाल, याहिया मुजाहिद और अब्दुल रहमान मक्की को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। खबरों के मुताबिक हफीज सईद की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। तो हफीज सईद, जिसे लगातार पाकिस्तान की सरकार बचा रही थी, भारत बार बार कह रहा था कि हफीज सईद आतंक का सबसे बड़ा चेहरा है और खासकर भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हफीज सईद ही है। लेकिन पाकिस्तान सरकार अब तक इसको बचाती आई है। लेकिन कह सकते हैं कि यह भारत का दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि अब हफीज सईद को 10 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान एंटी टेरर कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। हफीज के साथ साथ 4 और आतंकवादी हैं जिन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। हफीज की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान में दबाव में ही सही, लेकिन यह बड़ी कार्रवाई की खबर इस वक्त आ रही है। खबर हाथरस से, जहां पर पीड़िता के घर पहुंची सीबीआई की टीम पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रही है। 1 महीने से सीबीआई टीम इस मामले की जांच कर रही है। 25 नवंबर को हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआई की टीम। सीबीआई हाईकोर्ट में पेश करेगी स्टेटस रिपोर्ट और उससे पहले एक बार फिर परिजनों से मिलने पहुंची है, पूछताछ करने पहुंची है सीबीआई की टीम हाथरस। तो 1 महीने से सीबीआई इस मसले की छानबीन में जुटी है। सुमित शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं हाथरस से ही। सुमित, आज जब सीबीआई की टीम पहुंची तो आज क्या और जानना चाहती है सीबीआई की टीम पीड़ित परिवार से, और स्टेटस रिपोर्ट कब तक पेश कर सकती है? जी, मैंने कहा आपको बता दूं, सीबीआई को जांच करते हुए हाथरस केस पर लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय अब तक हो चुका है। उसके बाद सीबीआई लगातार पीड़िता के परिवारजनों से लगातार कई बार पूछताछ कर चुकी है। अगर इसके पूरे मामले की बात करें तो क्राइम सीन पर भी, घटनास्थल पर भी जाकर सीबीआई पूरे मामले में लगभग 3 से 4 बार क्राइम सीन रिक्रिएट भी कर चुकी है। अगर आज की बात कर रहे हैं तो सीबीआई टीम पीड़िता के परिवारजनों से पूछताछ कर रही है। हर एक पहलू पर सीबीआई इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है, क्योंकि 25 तारीख को जिस तरह से हाईकोर्ट में इसमें सीबीआई को अपनी पहली केस रिपोर्ट जो है सबमिट करनी है, स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसको लेकर सीबीआई अपनी पूरी तैयारियां पूर्ण कर लेना चाहती है 25 तारीख से पहले। उसी क्रम में सीबीआई आज पुनः फिर पीड़िता के गांव पहुंचकर पीड़िता के परिवारजनों से इस पूरे मामले में पूछताछ कर रहे हैं। मैंने कहा धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 1 महीने से जांच पड़ताल चल रही है, कई बार मुलाकात हो चुकी है सीबीआई टीम की। स्टेटस रिपोर्ट सौंपने से पहले, पेश करने से पहले एक और मुलाकात ही है। लखनऊ में दबंगों की धोखाधड़ी, रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी से परेशान एक व्यापारी रामचंद्र श्रीवास्तव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। व्यापारी विक्रांत खंड इलाके में रहते थे। उनके शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट के मुताबिक करणी सेना का संदीप सिंह अपने साथियों से उनसे वसूली कर रहा था। सुसाइड नोट में उन्होंने रॉयल सिटी इंफ्राटेक के डायरेक्टर अंशु सिंह और अजीत सिंह पर भी प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। इसमें रकम का हिसाब भी दिया गया है। पिता के सुसाइड के बाद उनके बेटे और पूरे परिवार इस वक्त दबंगों के खौफ में है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे थे और कई बार उन्होंने सरकार से इस बात की गुहार लगाई, उनकी प्रताड़ना को लेकर। रॉयल इंफ्राटेक सिटी किसी प्लॉट को लेकर उन्होंने पैसे दिए थे, जो वो पैसे वापस मांग रहे थे उनको नहीं मिले और उल्टा उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, बहुत ही अजीबोगरीब मसला है। सुसाइड, आत्महत्या कर ली एक व्यापारी ने। बेटा कह रहा है कि शिकायत की गई थी, पुलिस से भी गुहार लगाई गई थी, सरकार से भी। मेनका देखिए, ऐसा कहा गया है उनके जो मृतक हैं उनके पुत्र प्रशांत की ओर से कि हालांकि पिताजी ने जब ये खरीद फरोख्त की थी उन्होंने अपने परिवार को जानकारी नहीं दी थी, लेकिन लगातार इनके ऊपर दबाव जरूर बना हुआ था। ये जो रियल एस्टेट कंपनी के लोग थे, ये इनको ना प्लॉट दे रहे थे या इन्होंने जो रकम दी थी वो भी वापस नहीं कर रहे थे और इनको डरा धमका भी अलग से रहे थे। इनकी प्लास्टिक की एक फैक्ट्री बाराबंकी में थी,
ये कह रहे थे फैक्ट्री चलानी है, तो उस नाम से भी इनसे रंगदारी मांगी जा रही थी। तो ये काफी दिनों से दबाव में चल रहे थे और बीते 2-4 दिन पहले वो आरोपी इनके घर तक पहुंच गए थे। उसके जी ऋषभ, लेकिन अब जरूरी है कि कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि व्यापारियों में खौफ होगा, व्यापारियों से इस तरह से रंगदारी मांगी जाएगी, उन्हें डराया धमकाया जाएगा, उनके साथ धोखाधड़ी होगी, तो फिर प्रदेश में बाकी व्यापारी भी डरेंगे। तो जरूरी है कि कार्रवाई बहुत तेजी से हो और कड़ी हो। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर बांदा में बच्चों के पॉर्न वीडियो बनाकर देश विदेश में बेचने वाला आरोपी राम भवन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ, लेकिन कोर्ट ने आज भी सीबीआई को उसकी रिमांड नहीं दी। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। तब तक आरोपी राम भवन मंडल कारागार में ही रहेगा। आरोपी राम भवन मंडल कारागार में ही रहेगा उस वक्त तक जब तक इसकी रिमांड पर आगे कोई फैसला नहीं हो जाता। फिलहाल सीबीआई ने तीसरी बार कोशिश की थी कि रिमांड मिल जाए राम भवन की, लेकिन रिमांड नहीं मिली है। कोर्ट में तीसरी पेशी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। राम भवन पर आरोप है कि उसने 1-2 नहीं बल्कि 50 बच्चों को शिकार बनाया था, उनके साथ अश्लील हरकत कर पॉर्न वीडियोस बनाए थे और उस पॉर्न वीडियोस को डार्क वेब पर बेचा करता था। देश विदेश से उसने इस काले कारनामे से मोटी रकम जमा की थी। 10 साल से लगातार इस गोरख धंधे में वो लिप्त था और अब सीबीआई की टीम ने इसे पकड़ा है। जय राम भवन था, इसकी आज कस्टडी रिमांड के लिए तारीख लगी हुई थी, जिसपे सीबीआई के अधिवक्ता आए हुए थे श्री अशोक कुमार सिंह। उनके साथ विपक्ष इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और सभी लोग आए हुए थे। क्योंकि मुलजिम के अधिवक्ता ने जो जवाब दाखिल किया है आपत्ति, उस पर आपत्ति देने हेतु चूंकि समय मांगा गया है, जिस कारण उसकी डेट 24 तारीख मंगलवार को लगाई गई है। 24/11 लगा दी। बच्चों के पोर्न वीडियो बनाकर देश विदेश में बेचने वाले जूनियर इंजीनियर राम भवन को आज भी सीबीआई को रिमांड नहीं मिल पाई है। कोर्ट में आज तीसरी बार राम भवन की पेशी हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। राम भवन को न्यायिक हिरासत में मंडल कारागार में रखा गया है। यहाँ मंडल कारागार में ही राम भवन अंदर मौजूद है। आज यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जूनियर इंजीनियर राम भवन की कोर्ट में पेशी हुई है। लेकिन फिलहाल कोर्ट की अगर बात करें, पास्को कोर्ट ने आरोपी जेई की अब तक सीबीआई को रिमांड नहीं दी है। हालांकि 24 तारीख लगी हुई है, अगली तारीख जो लगी है 24 तारीख है, लेकिन जो सीबीआई ने मांग की थी रिमांड लेने की, तो उस पर डेट बढ़ाकर पास्को कोर्ट ने 30 तारीख कर दिया है। अगर पूरी बात करें तो सीबीआई को अब 30 तारीख के बाद ही इसकी आरोपी जेई की रिमांड मिलेगी। अंकित त्रिपाठी हमारे सहयोगी बांदा से हमारे साथ मौजूद है। अंकित, सालों से सीबीआई इस पर अपनी नजर रखी हुई थी, फिर राम भवन की गिरफ्तारी करने में सीबीआई कामयाब होती है, इतने सबूत उसके पास आ जाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि पॉक्सो अदालत से ये जो बार बार कोशिश हो रही है राम भवन को कस्टडी में लेने की सीबीआई की, उसमें वो नाकाम रह रहे हैं? क्या दलील प्रॉपर नहीं, ठीक नहीं, जिसकी वजह से इन्हें रिमांड नहीं मिल पाई उसकी? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, जो आरोपी के अधिवक्ता है उनका कहना है कि साक्ष्य संकलन जो उनके द्वारा सबूत पेश किए गए थे वो क्लियर नहीं हो पा रहा, और जिसके चलते जो है जब तक जज जो आरोपी का पक्ष नहीं जान जाएंगे तब तक उनको कस्टडी रिमांड नहीं दी जाएगी। फिलहाल अगर बात करें पूरे मामले में, तो अब तक जो है जो नेटवर्क है ये इसमें तमाम लोग शामिल होने की बात सामने आ रही है। अब ये जो अधिवक्ता आए हुए हैं अशोक कुमार दिल्ली से, इन्होंने आज जो है कोर्ट में अपील की थी कि कस्टडी रिमांड सीबीआई को दी जाए, लेकिन फिलहाल जो है अंकित, एक और सवाल है, क्या राम भवन अकेला था या उसके कुछ और भी साथी हैं? सीबीआई की तरफ से कुछ इस बारे में संकेत मिले हैं? सीबीआई क्या कह रही है? सीबीआई से बात करने की बहुत कोशिश है, लेकिन जो फिलहाल जानकारी मिल रही है अभी तक कोई ऑफिशियल पक्ष नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से बात सामने निकल कर आई तो कहना ये है कि मतलब लगभग इस रैकेट में बहुत सारे लोग शामिल हैं, क्योंकि देश और विदेश में लगातार ये वीडियो बनाकर बिल्कुल, और बहुत ही संवेदनशील मसला है ये, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीर मसला है। धन्यवाद अंकित इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन सीबीआई की इस बार की भी कोशिश राम भवन को कस्टडी में लेने की वो नाकाम रही है। सीबीआई इसमें 30 तारीख के बाद ही अब सीबीआई उम्मीद कर सकती है कि कस्टडी उसे मिलेगी राम भवन की। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई, सीबीआई ने अपनी दलील रखी, लेकिन पॉक्सो अदालत ने अगली सुनवाई 24 तारीख तक के लिए टाल दी और साथ ही 30 नवंबर तक सीबीआई को कस्टडी नहीं मिलेगी, यह भी कहा। इधर बागपत में लव जिहाद का मामला सामने आया। एक डॉक्टर ने कैसे
घिनौना खेल खेला है, इस रिपोर्ट में देखिए। बागपत में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर पर नर्स ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। आरोप है कि डॉक्टर ने अपना धर्म छुपाकर लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया। अब नर्स प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर उसे धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है। आरोपी डॉक्टर अकरम कुरैशी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। नर्स के साथ मारपीट भी की गई। यहाँ इन्होंने मुझे अपना नाम अक्ष बताया, बोला कि मैं डाइवोर्सी हूँ और आपसे शादी करनी है। शादी का झांसा देता रहा और रिलेशनशिप में आ गया। अभी जब मैंने बोला कि मेरे को प्रेगनेंसी है तो बोला कि मैं शादी कर लूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। मैंने कहा वो किस लिए? बोला क्योंकि मेरा असली नाम अकरम कुरैशी है। उस चीज़ के लिए मना किया तो मारा पीटा और अबॉर्शन के लिए जोर डालता आ रहा है अब तक भी। अभी मेरे को 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं। न्याय के लिए पीड़िता पुलिस से मदद की गुहार लगा रही है। पीड़िता ने पुलिस से लिखित शिकायत की है। पुलिस ने डॉक्टर सहित नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शादी का झूठा आश्वासन देकर के उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। जब महिला को ये पता चल गया कि ये शादीशुदा है एवं आरोपित की पत्नी को ये पता चला तो आरोपी के भाई एवं आरोपित की पत्नी के द्वारा तीनों के द्वारा मिलकर के उस महिला के साथ पीड़िता के साथ मारपीट की गई। पीड़िता के इस प्रार्थना पत्र पर विभिन्न धाराओं में सुसंगत धाराओं में बड़ौद थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपित की पत्नी को एवं आरोपित के एक भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी लव जिहाद के मामले थम नहीं रहे हैं। जरूरत है ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शहजाद हमारे सहयोगी इस वक्त बागपत से हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बहुत ही गंभीर ये मसला, एक बार फिर लव जिहाद का मामला इससे सामने आ रहा है और ये भी बात सामने आ रही है कि पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की वारदात कर रहे हैं, पूरी फैमिली उनका साथ देती है। कितनी कार्रवाई अब तक हो पाई है? देखिए, अगर कार्रवाई की बात करें तो जो तीनों मुख्य आरोपी सहित उसकी पत्नी और उसके भाई को पुलिस ने जेल भेज दिया है। और जहां तक पढ़ाई की बात है तो दोनों ही पक्ष, चाहे वो लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो, दोनों पढ़े लिखे हैं और दोनों, एक डॉक्टर है एक नर्स है। पिछले लगभग 7-8 महीने से नर्स इसी जो डॉक्टर है अकरम कुरैशी इसी के अस्पताल में काम कर रही थी। उसी दौरान ये दोनों संपर्क में आ गए और जो महिला थी उसका शारीरिक शोषण करने का उसने आरोप लगाया है। जिसके बाद महिला ने जो है आरोपी डॉक्टर पर जो है शादी का दबाव बनाया तो उसने आरोप है कि धर्म परिवर्तन करने की बात कही। जिसके बाद कल ये पीड़िता जो है एसपी बागपत से मिली थी और लव जिहाद का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद पुलिस ने जो है 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें एक मुख्य आरोपी है अकरम, वो गिरफ्तार हो गया है। उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धन्यवाद शहजाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अगली खबर नोएडा से, यहां पर भी लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां पर एक साहिल खान नाम के युवक ने अपना नाम बदला और एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। युवक ने दस्तावेजों में अपना नाम बदलकर साहिल सिंह कर लिया और जब मामले का खुलासा हुआ तो उसने युवती से 6 लाख रुपयों की डिमांड कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। और चलिए भी आपको दिखाते हैं कि बिगड़े शहजादों की हरकतें किस तरीके से गाजियाबाद, बुलंदशहर और लखनऊ में देखने को मिली है, जहां पर खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाते हुए हथियारों से फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। दबंगई की ये तस्वीरें, दहशत फैलाने वाली तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बिगड़ैल शहजादों की मनमानी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनके अंदर कानून का खौफ बिल्कुल नहीं। गाजियाबाद में जहां पर चलती कार से कुछ युवकों ने फायरिंग की है, जो कि बाल बाल बचा एक बाइक सवार। बुलंदशहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पटाखे छोड़े गए, बंदूक जैसी नाल वाले एक हथियार से ही पटाखे छोड़े गए और बीच सड़क जहां पर ट्रैफिक है बहुत ज्यादा, वहां पर युवक मनमाने तरीके से इस हरकत को कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं, वो भी तलवार से। बाकायदा यहां
हर्ष फायरिंग भी की जा रही है, वीडियो शूट कराया जा रहा है, फिर इस वीडियो को खुद ही अपलोड भी किया इन लड़कों ने। तीनों ही जगहों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। गाजियाबाद में गोली चलाने वाले लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बुलंदशहर में भी पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन कार्रवाई इतनी धीमी गति से होती है और इतनी कम सजा होती है कि इस तरह की तस्वीरें अब आम हो चली हैं। और ये सवाल भी उठता है कि आखिर कानून का खौफ इनके मन में है क्यों नहीं, आखिर क्यों ये अपराध तो करते हैं लेकिन उस अपराध को सोशल मीडिया पर खुद ही डालते भी हैं। इधर फतेहपुर में 6 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। रेप का आरोपी भी नाबालिग है और बच्ची के पड़ोस में ही रहता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बच्ची को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। थाना बिंदकी क्षेत्र का एक प्रकरण सामने आया है। एक व्यक्ति ने थाने पर सूचना दिया है कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसके पड़ोसी के पुत्र ने लैंगिक अपराध किया है। उसकी सूचना पर थाने पर तत्काल मुकदमा समुचित धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण एवं अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। और अब खबर मुरादाबाद से, जहां पर 8वीं की छात्रा ने छेड़खानी से परेशान होकर फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा के परिजनों का आरोप है कि मोहल्ले का ही रहने वाला छोटू नाम का छात्र उसे लगातार परेशान कर रहा था। उसके घर पर भी शिकायत की गई थी, लेकिन उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। परेशान छात्रा ने जान दे दी। पुलिस ने आरोपी नाबालिग लड़के को अब हिरासत में लिया है और मामले की छानबीन में जुटी है। थाना सिविल लाइंस में जिला अस्पताल से थाने को सूचना आई थी कि एक 16 वर्ष की लड़की है जिसने संभवतः सुसाइड किया है। इस सूचना पे पुलिस वहाँ पे गई और लाश को अपने कब्जे में लिया है और उस पर पोस्टमार्टम की भी कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही ये चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या वजह रही है और किस तरीके से मृत्यु हुई है। उधर संभल के भकरोली गांव में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। पीड़िता ने प्रधान पति पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, जबकि प्रधान पति ने आरोपों को गलत बताया। वहीं पुलिस पूरी घटना की जानकारी से इनकार कर रही है। पीड़िता का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस है कि उसका कहना है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं। उधर मेरठ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश कपिल उर्फ सर्रा को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। दरअसल बदमाश ने कस्टडी से भागने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। बदमाशों ने जागृति विहार में ज्वेलरी शॉप पर लूटपाट की थी। मालिक अमन चैन को गोली मार दी थी, उनकी हत्या की थी। पुलिस बदमाश के साथियों की अब तलाश में जुटी है। क्या कर रहा है? लूट और डकैती के मामलों में वांछित था। 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं इसके ऊपर और इसको आज सुबह थाना मेडिकल की पुलिस भागामल ज्वेलर्स के यहाँ जो लूट हुई थी उससे संबंधित चांदी के सिक्कों की बरामदगी के लिए इसके घर पे ले गई थी और वहाँ से बरामदगी करके वापस आ रहे थे। उसमें इसको गिरफ्तार भी किया गया और पिस्टल की बरामदगी हुई और उसमें क्योंकि ये फायर कर रहा था तो आत्मरक्षा में हमारे पुलिस वालों ने जो फायरिंग की उसमें इसको चोट आई है। तो ऑपरेशन क्लीन के तहत वाकई एक बड़ी कामयाबी है। 30 से ज्यादा मामले इसके खिलाफ दर्ज थे, जिसमें हत्या और लूट के मामले भी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।